हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट थ्योरी जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी तक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस और नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 1 to 5 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पनसेशन थ्योरम। कॉम्पनसेशन थ्योरम क्या है वो देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो फर्स्ट सर्किट है और ये जो सेकेंड सर्किट है उसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट सर्किट जो जनरली यूज होता है, हम लोग अगर कोई सर्किट बनाते हैं तो R1 R2 R3 लिए हुए हैं। R3 में करंट I3 है। सपोज R3 कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसमें चेंज आता है डेल्टा R3 का प्लस, यानी कि R प्लस डेल्टा R3 रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, और इस करंट सिर्फ इस ब्रांच में नहीं चेंज होगा बल्कि सारे ब्रांच में चेंज होगा। तो उस चेंज ऑफ करंट को निकालने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि करंट I3 इंटू डेल्टा R3 ये कोई VC वोल्टेज होता है जो कि जनरेट होता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे उस चेंज ऑफ करंट को निकालने के लिए VC मानते हैं जो कि I3 इंटू डेल्टा R3 है। और इसके कारण जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, जैसे यहाँ पे VC के कारण डेल्टा I3 हो गया इस ब्रांच में, तो उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा R1 होगा, डेल्टा I2 होगा, डेल्टा I1 होगा। तो इस तरह से सारे ब्रांच में करंट चेंज होगा, और जब भी हम फाइनल करंट लिखेंगे तो उस ब्रांच का करंट मान लिया कि 1 के लिए तो डेल्टा I1 इस कन्वेंशन के अनुसार। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि कितना फाइनल करंट होगा। एक चीज़ और देखेंगे कि जो हम लोग इसमें जब भी निकालेंगे चेंज ऑफ करंट, तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहेगा उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स को 0 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, अगर करंट सोर्स होता तो उसको ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पनसेशन थ्योरम देख सकते हैं कि चेंज ऑफ करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक चीज़ और होता है कि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम में बहुत ही कम डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम होता है उसमें क्या है, ब्रांच को रिप्लेस करते हैं विद द अदर एलिमेंट्स विद द सेम वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द सेम ब्रांच। लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जा रहा है किसी भी एलिमेंट में, और उसके कारण सारे ब्रांच में करंट का वैल्यू चेंज होता है। उस करंट का वैल्यू को चेंज को निकालने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कोई करंट फ्लो कर रहा था जिस ब्रांच में, और जिसमें चेंज आया उसके कारण VC आया, और उससे फिर हम लोग चेंज ऑफ करंट निकालते हैं सारे ब्रांच का। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है कॉम्पनसेशन थ्योरम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ऑन एडिंग इंडक्टर विद DC सोर्स। देखिए इंडक्टर जो होता है हम लोग जनरली AC डिवाइसेस में यूज करते हैं, वहाँ पे AC में ओमेगा L जो कि एक इम्पिडेंस में यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग DC सोर्स में लगाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि इस सर्किट में कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। देखिए इंडक्टर का प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि चेंज ऑफ करंट को वो रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि V क्रॉस L di/dt होता है। अगर करंट एब्रप्ट चेंज होगा विद 0 टाइम तो इसमें वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें एब्रप्ट चेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं, अगर हम मान लिया कि हमें DC सोर्स दिया गया है तो इनिशियली इसमें करंट 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि इनिशियल करंट 0 होता है। बाद में अगर इनफाइनाइट टाइम पे देखेंगे तो ये क्या है कि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इनिशियली ओपन सर्किट था, बाद में शॉर्ट सर्किट, क्योंकि धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब करंट बढ़ना शुरू होगा तो इनिशियली 0 था, लेकिन अब जब करंट बढ़ना शुरू हुआ तो बाद में चेंज नहीं होगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। इनिशियली V रहेगा, बाद में 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली करंट 0 है तो इसके क्रॉस 0 ड्रॉप आएगा, इसलिए सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। लेकिन फाइनली जब शॉर्ट सर्किट की तरह ऐड करेगा तो इसके क्रॉस सारा वोल्टेज आ जाएगा, तो जो करंट फाइनल करंट आएगा वो आ जाएगा V/RL। तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये इस तरह से वेरी करता है कि ये इनफाइनाइट टाइम पे
आपको एक कांस्टेंट करंट आ जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इनिशियल केस में करंट 0 होगा। ये करंट विद टाइम का ग्राफ है। सपोज अगर पैरेलल होता तो क्या होता, मान लिया कि कोई सर्किट है, उसके क्रॉस पैरेलल वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि क्या हो सकता है और भी कंडीशंस। जैसे कोई वोल्टेज सोर्स V है और एक रेजिस्टेंस है, इसमें इंडक्टर है, ये भी रेजिस्टेंस के साथ है, ये R1, ये R2, ये L है। तो क्या होगा, तो देखिए सेम चीज़ आएगा, क्योंकि इसके क्रॉस तो वोल्टेज वही है ना, V है, और इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस V है। तो ये जो करंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें धीमे धीमे बढ़ेगा। कहने का मतलब है इसका ग्राफ अगर माने हैं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो करंट आ रहा है इनिशियल करंट जो V/R2 ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है, लेकिन ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, ये फाइनल जा रहा है फाइनल वैल्यू पे, तो V/R2 प्लस V/R1 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पॉजिटिव रियल फंक्शन। पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, तो जब भी कोई फंक्शन दिया रहता है, अगर उसमें हम लोग एस, जो एस का वैल्यू दिया रहता है, एस का वैल्यू अगर हम लोग जैसे सिग्मा प्लस जे ओमेगा के फॉर्म में होता है, अगर ये जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो जो फंक्शन दिया हुआ है एस में, उसका जो रियल पार्ट होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ऐसा होता है तो इसे पॉजिटिव रियल फंक्शन कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस और भी होते हैं, जैसे अगर इसका इमेजनरी पार्ट 0 हो तो इसका भी इमेजनरी पार्ट जो फंक्शन का वो 0 आना चाहिए। अगर ये मान लिया कि रियल ग्रेटर देन 0 ना हो, सिर्फ रियल हमको पता है कि रियल हो, तो आउटपुट भी रियल आना चाहिए। लेकिन ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। तो इसका भी कुछ कंडीशन है कि जो रूट्स और पोल होना चाहिए और लेफ्ट साइड होना चाहिए। जैसे जो एस का फंक्शन होता है उसमें इस साइड होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव रियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर सपोज इमेजनरी एक्सिस पे होता है तो रिपीटेड रूट्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। एक पॉइंट पे एक ही 0 या एक ही पोल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसे पॉजिटिव रियल फंक्शन कहेंगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन आपको ये याद रखना होगा। अगर सिंपल पोल एग्जिस्ट करता है तो उसका जो पोल का रेसिड्यू होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो 0 का डेरिवेटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो सारा डिटेल में होता है। तो लेकिन हम लोग का बेसिकली हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो एस का रियल पार्ट है ग्रेटर देन 0 है, तो जो फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए रियल पार्ट वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन ऑन एडिंग कैपेसिटेंस विथ डीसी वोल्टेज सोर्स। देखिए ये कोई वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे E, अगर इसे हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। और हमको पता है कि जो I इक्वल टू होता है IC इक्वल टू C dV/dt होता है। अगर हम लोग वोल्टेज डायरेक्टली चेंज करते हैं तो विथ 0 टाइम, तो ये क्या इनफाइनाइट करंट फ्लो करने देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये रजिस्ट करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को। तो अगर इनिशियल केस में देखें तो इनिशियल केस में इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 0 होगा, लेकिन इसके क्रॉस पूरा E आ जाएगा, यानी कि इनिशियल जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो E/R हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे देखें तो ये क्या है, धीरे धीरे इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। चार्ज करते करते इसका भी वैल्यू E के बराबर हो जाएगा। जब E के बराबर हो गया तो दोनों अपोज करेगा और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है वो 0 हो जाएगा, यानी कि करंट फाइनली इनफाइनाइट टाइम पे 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनिशियली जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है वो 0 होता है। ये कब होगा, जब इनिशियल वैल्यू 0 होगा। अगर इनिशियल वैल्यू कुछ हो गया तो फिर बात अलग है, उसका कंडीशन कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारा इस तरह से धीरे धीरे इनफाइनाइट टाइम में 0 हो जाएगा। ये टाइम है, ये I है, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा करंट का। अगर हम लोग VC की बात करें,
क्योंकि ग्राफ कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको आना चाहिए। इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 था, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे इसका ई के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे करंट का यहाँ पे इक्वेशन हो जाता है कि ई बाई आर टी अपॉन आर सी, इस तरह से इक्वेशन आता है इसका। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका इक्वेशन पता होता है, और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इनिशियल जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो 0 होगा। अगर इनिशियल वोल्टेज 0 हो तो, अगर सपोज इनिशियल वोल्टेज कुछ हो यहाँ पे, तो फिर उस कंडीशन में कुछ और होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम लोग देखिए जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जनरली फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज करते हैं, टाइम डोमेन का बहुत ही कम यूज करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, तो देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म करें कोई भी वोल्टेज सोर्स, अगर किसी एक के क्रॉस, जैसे आर को है, अगर हम लोग इसमें देखिए, अगर यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस एल निकालना हो तो एल डी आई बाई डी टी, इसमें डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, यानी कि जो टाइम डोमेन में होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं होता है। इसे सॉल्व करना इजी है, ट्रांसफॉर्म भी करना इजी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाता है सॉल्व करना, और जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसको कन्वर्ट करना भी इजी है, और जो फाइनल सॉल्यूशन इससे आता है बहुत ईजिली स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब सारे फ़ायदे हैं। जो कैलकुलेशन होता है हमारा बहुत ही कम हो जाता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है एलिमेंट का करना बहुत ही ईजी होता है। तो इसलिए हम लोग डोमेन जो यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेसीज बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए जब भी कोई वोल्टेज सोर्स होता है तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो जब वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन, सपोज ये पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, यानी बिटवीन टू कोलिजन, ये कोलिजन यहाँ से हुआ इसके, ये कुछ डिस्टेंस डी था, कुछ टाइम टी लगा होगा जाने में, तो जो टाइम लगता है और जो डिस्टेंस कवर करता है उसी तरह हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं डी बाई टी। बिटवीन टू कोलिजन कुछ डिस्टेंस आएगा और उस टाइम में हम लोग निकालते हैं कि कितना स्पीड से गया हो। तो इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है कि टी जो ये वाला है तो ये इंटरचेंजेबल है, कि आप फार्मूला को इंटरचेंज कर सकते हैं, वीडियो को उधर ला के डी बाई टी कर सकते हैं। इसी तरह से आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, टी को यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस कर दिया और आई इक्वल टू एन ए वी डी कर दिया। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है। कंपेयर पावर कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। अगर दो रेजिस्टेंस है, सपोज हम यहाँ पे ऑलरेडी मान रहे हैं कि R1 R2 से ज़्यादा है और वोल्टेज सोर्स V इसके क्रॉस लिया गया है, तो जो V R1 के क्रॉस जो आएगा V डैश, वो भी ज़्यादा आएगा, और ये V2 डैश डैश डैश, तो जो V ये भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसके क्रॉस जो करंट इसमें फ्लो करता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट करंट है तो इसमें अगर R1 ज़्यादा है R2 के कंपैरिजन में, तो आई स्क्वायर R1 ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू आई स्क्वायर R2। तो हम लोग समझ गए कि R1 में जो पावर कंजम्पशन होगा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू R2। किसी भी सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होगा, कोई भी एलिमेंट उसके क्रॉस आए उसमें करंट हमेशा सेम होगा, इसीलिए R1 R2 में हमेशा सेम होगा यहाँ पे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सोर्स हमेशा सेम होगा। जो भी वोल्टेज होगा V होगा या V डैश होगा, कुछ भी होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर वोल्टेज सेम है तो हम लोग
वी स्क्वायर अपॉन R1 देखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम है, V2 वी स्क्वायर अपॉन R2, तो इसमें R1 ग्रेटर है, यानी कि R1 के अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन होगा वो कम होगा, R2 के अक्रॉस ज़्यादा होगा। तो दोनों में अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट केस में आप लोग देख रहे हैं कि सीरीज में R1 के अक्रॉस पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पैरेलल में R2 के अक्रॉस ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द इंट्रैक्शन ऑफ वन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अनदर कॉइल, इट इंड्यूसेस वोल्टेज इन द एडजेसेंट कॉइल। देखिए म्यूचुअल में क्या होता है कि कपलिंग होता है, जैसे ये कोई फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो दूसरे कॉइल से इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन के कारण उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे जो एम एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है di1 अपॉन dt, जो कि दूसरे में इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज इसके कारण, L1 के कारण। उसी तरह दूसरे के कारण उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है वो दूसरे में लिंक हो रहा है, लिंक होने के कारण इसमें वोल्टेज जनरेट होगा और उसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से दूसरे में वोल्टेज जनरेट होता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग भी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में वो हाफ Li² होता है और कैपेसिटर में हाफ CV² होता है, ये हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि क्या डिसिपेशन होता है एनर्जी का। लेकिन अगर हम लोग आइडियल कंडक्टर जो लेते हैं, जो इंडक्टर लेते हैं, उसमें रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर हुआ, जब ये स्टोर एनर्जी हाफ Li² कहाँ से आता है, जब हम लोग का करंट मैक्सिमम पहुँचता है। अगर मान लिया कि मेरा ग्राफ इस तरह से कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये जब I मैक्सिमम होता है तब हम लोग ये एनर्जी लेते हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ में आता है ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, बल्कि सेम सर्किट में देता है, मतलब डिलीवर करता है पावर। यानी कि डिसिपेशन अगर आइडियल है तो 0 होगा, अगर उसके क्रॉस कुछ रेजिस्टेंस है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है तो डिसिपेशन होगा। उसी तरह से कैपेसिटर का है कि अगर वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से है तो ये क्या है, यहाँ तक क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा इसमें एनर्जी स्टोर होगा। स्टोर होने का ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है वो स्टोर होने का हाफ CV²। लेकिन जैसे ही नेगेटिव जो इधर वाली साइकिल है, नेगेटिव साइकिल या ये साइकिल में, वो क्या होगा, स्टोर से क्या है डिसिपेशन होगा, किस में, सर्किट के अंदर होगा, ना कि उसी के अंदर होगा, वो रिलीज करेगा एनर्जी को। तो आइडियल अगर कैपेसिटर है तो उसके अंदर भी डिसिपेशन 0 होगा। तो इस तरह से हाफ CV² बोलते हैं, वो डिसिपेशन नहीं है बल्कि वो स्टोर एनर्जी है। तो आप अब लोग समझ गए होंगे कि क्या डिसिपेशन होगा या नहीं होगा। आइडियल होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल होता है, तो रेजिस्टेंस उसमें आएगा थोड़ा बहुत और उसमें डिसिपेशन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पियर आवर, मिली एम्पियर आवर। मिली एम्पियर आवर आप लोग मोबाइल बैटरी में देखते होंगे 4000 मिली एम्पियर आवर का है, या बड़े बैटरी में एम्पियर आवर रहता है। तो ये क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे कि देखिए ये 12 वोल्ट का बैटरी है, आप लोग यहाँ पे रीड कर पा रहे होंगे, तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है। जब ये 12 वोल्ट का बैटरी है और 7 एम्पियर आवर लिखा हुआ है, 7 एम्पियर आवर है, अगर हम लोग 12 वोल्ट का कोई सोर्स लगाते हैं, मतलब ये कोई बल्ब हो या कुछ हो, अगर सपोज इससे हम लोग 1 एम्पियर करंट ले रहे हैं, मतलब 12 वाट का बल्ब है तो 1 एम्पियर आएगा, तो जो बल्ब है वो 7 घंटे तक चलेगा। 7 एम्पियर आवर इसका अगर कैपेसिटी है। तो अगर सपोज 24 वाट का कुछ इक्विपमेंट है जो कि 12 वोल्ट का उसका रेटिंग है, तो 2 एम्पियर लेगा। 2 एम्पियर कब तक चलेगा, 3.5 आवर तक ये बैटरी उसको सस्टेन करेगा। जैसे हम लोग यूपीएस में भी देखते हैं कि उसका एम्पियर आवर में रहता है, तो जितना ज़्यादा हम लोग करंट लेते जाएंगे उसका आवर, जो वर्किंग आवर होगा, वो कम होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट के अलावा 6 वोल्ट ले ले तो, लेकिन ये 6 वोल्ट नहीं ले सकते क्योंकि बैटरी ये 12 वोल्ट का है, तो हमेशा 12 वोल्ट देगा।
तो 12 वोल्ट लेते हैं, अगर 3 एम्पियर लेते हैं तो 7/3 आवर्स चलेगा। अगर 7 एम्पियर लेते हैं तो 1 आवर चलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एम्पियर आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज इन ए बैटरी दैट विल अलाउ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 आवर। तो ये डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर आवर क्या होता है, कि 1 एम्पियर आवर के लिए क्या बोल सकते हैं। तो अगर हमें इसका डिसीजन करना हो, जैसे हम लोग 4000 मिली एम्पियर आवर यूज करते हैं बैटरी मोबाइल में, तो अगर वहाँ पे 100 मिली एम्पियर ले रहा है, मतलब 100 मिली एम्पियर ले रहा है कोई मोबाइल, तो वो कितना चलेगा, तो बाई 100 मिली एम्पियर कर देते हैं, तो ये 40 आवर चलेगा, यानी कि एक दिन और 16 घंटे चलेगा। तो अब हम लोग इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि क्या मीनिंग होता है। मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई एम्पियर आवर, व्हाट डू यू मीन बाई मिली एम्पियर आवर। तो इसको अब आप लोग समझा सकते हैं ऑन द पेपर ऑल्सो और बाई वर्ड ऑल्सो। तो ये होता है कि क्या कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।